हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। लास्ट टर्म पे अपन ने प्रोपोर्शन स्टार्ट करा था और उसकी डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोपोर्शंस एंड उनकी प्रॉपर्टीज देखी थी। ठीक है, टुडे वी विल डिस्कस सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन प्रोपोर्शन, मतलब द डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस जो और प्रोपोर्शन पे बनते हैं, आज वो डिस्कस करेंगे। तो ये मैंने कुछ 6 क्वेश्चंस आपके सामने लिख रखे हैं। सबसे पहले तो इनको नोट कर लो। एक बार वीडियो पॉज करके और इसको ठीक से पहले ऑल 6 क्वेश्चंस जस्ट नोट डाउन एंड गिव इट अ ट्राई फर्स्ट। ऐसा कुछ नहीं है जो नहीं पढ़ रखा, बस थोड़ा सा एप्लीकेशन देखेंगे। तो ये सब पढ़ रखा है आपने, तो एक बार क्वेश्चंस नोट करके और इनको थोड़ा सा ट्राई कर लो एक बार, उसके बाद में ही सॉल्यूशन देखना। मैं अभी ये सब डिस्कस करने वाला हूं। ठीक है बेटा? ओके, लेट मी स्टार्ट विथ फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, देखो, इफ a by 4 इक्वल टू b by 5 देन। 4 ऑप्शन आपको दे रखे। ठीक है, अब ऑप्शंस को जरा ध्यान से देखो। ऑप्शंस में क्या आ रहा है, a + 4 a - 4 b + 5 b - 5, इस तरीके के ऑप्शंस आ रहे हैं। ये इस तरीके के ऑप्शंस को देख के आपके दिमाग में कौन सी प्रॉपर्टी आनी चाहिए? कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, जो लास्ट टाइम पे आपको पढ़ाई थी, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। ठीक है, अगर वो प्रॉपर्टी आपको ध्यान है तो एक चीज तुम्हें ध्यान आनी चाहिए कि अगर मैं बोलता हूं कि भाई a by b बराबर c by d है, तो फिर हम ये भी बोलते हैं दैट a plus b अपॉन a minus b बराबर c plus d अपॉन c minus d। इस बात को हम क्या बोलते थे? कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। ठीक है बेटा, क्या हमारे पास ये डायरेक्ट लगाने से आंसर आ जाता है? लेट अस चेक। तो अगर मैं इस पे कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो लगाऊं तो मैं ये बोल सकता हूं a + 4 अपॉन a - 4 बराबर b + 5 अपॉन b - 5। क्या ऐसा कोई ऑप्शन मेरे को दिखता है? a + 4 अपॉन a - 4 बराबर b + 5 अपॉन b - 5 होना चाहिए था, जबकि यहाँ उल्टा है, इसलिए ये ऑप्शन क्या हो गया बेटा? गलत हो गया। कुछ और सोचने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन रॉन्ग हो गया। सेकंड ऑप्शन देखें, a + 4 अपॉन a - 4 बराबर b + 5 अपॉन b - 5, दैट इज करेक्ट। यही तो हमारी प्रॉपर्टी होती है, बस। तो और कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है। a by 4 b by 5 के बराबर है, तो ये कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। सर हमें अगर ये प्रॉपर्टी याद नहीं रही तो कैसे करेंगे? तो भी कर सकते हैं भाई, आपको यही तो दे रखा है कि a by 4 और b by 5 बराबर है। अब याद करो, तुम्हें क्या समझाया था कि अगर a by 4 और b by 5 बराबर है, मतलब a और b का रेशियो कितना है बेटा? 4:5। ये बोल सकते हैं ना कि a और b का रेशियो 4:5 है। तो मैं दो नंबर ऐसे मान सकता हूं ना, a और b, जिनका रेशियो 4 और 5 हो। और कुछ छोड़ो, 4 और 5 ही मान लेते हैं भाई। a को 4 मान लेते हैं, b को 5 मान लेते हैं और ऑप्शंस में रख देते हैं। जो ऑप्शन सेटिस्फाई कर जाएगा वो हमारा रिजल्ट होना चाहिए। बस उसमें एक ही दिक्कत आएगी, क्या आएगी कि जब तुम a को 4 रखोगे तो ये 0 हो जाएगा। अच्छा, नीचे 0 अलाउड नहीं होता, इसलिए अपन a को 4 नहीं लेते हैं, क्योंकि फिर ऑप्शन चेक नहीं कर पाओगे। ठीक है, नीचे 0 आते ही अनडिफाइंड हो जाता है। ओके, तो इससे बढ़िया हम 4 और 5 का रेशियो हमें लेना है। तो अगर हम 4 और 5 नहीं ले, जैसे मेरे को पता है कि भाई a/b मेरा 4:5 है, अगर मैं 4 और 5 नहीं लूं तो क्या मैं 8 और 10 ले सकता हूं? एक नंबर 8 ले लूं, दूसरा नंबर 10 ले लूं, तो भी रेशियो 4:5 होगा कि नहीं होगा? तो मैंने a को 8 ले लिया, b को 10 ले लिया, अब सारे ऑप्शंस में रख दिया। जिस ऑप्शन से दोनों साइड बराबर आ जाएगी वो मेरा आंसर होगा। समझ में आई बात? जैसे मैं पहला ऑप्शन चेक करूंगा, मैंने 8 और 10 रखा। ठीक है, 8 और 10 रख के पहला ऑप्शन चेक कर रहा हूं। सी, फर्स्ट ऑप्शन में 8 + 4 12, 8 - 4 4। ठीक है, इधर रखते हैं 10, 10 - 5 5, 10 + 5 15। ओके, तो इधर देखो बेटा, इधर तो कितना आया 3 और इधर कितना आया 1/3, ये दोनों बराबर नहीं है, तो फर्स्ट ऑप्शन गलत हो गया। सेकंड ऑप्शन में देखें, a + 4 वही 12, a - 4 वही 4, b + 5 15 और b - 5 5। ये भी 3, ये भी 3, ये ऑप्शन क्या हो गया? करेक्ट। तो ऐसे भी कर सकते हो, कोई जरूरी थोड़ी कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो बोलेंगे तभी करेंगे, नहीं भाई। ये तो प्रॉपर्टी हमें नाम से याद है बस। ठीक है तो बढ़िया है तो फिर डायरेक्ट आंसर लिख लो, नहीं है तो फिर a को कुछ भी, a और b को दो नंबर मान लो जिनका रेशियो 4 और 5 हो, वो नंबर मान के ऑप्शन में रख दो, जो ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा वो आंसर होगा। ये तरीका होता है फटाफट क्वेश्चन करने का। मैंने ऑप्शन किस लिए दिए? क्योंकि मैं ये नहीं चाह रहा हूं कि तुम इन क्वेश्चंस को सब्जेक्टिवली सॉल्व करो, वो तो हमने सीख लिया ना, पिछली क्लासेस में सीख रहे हैं सब। लेकिन अब अगर एग्जाम में क्वेश्चन तो इसी फॉर्म में आएगा ना, बिल्कुल ऐसे कैसे क्वेश्चन दिखेगा, तो उसको फटाफट 1 मिनट से भी कम में कैसे करना है वो सीखना है। ठीक है, तो जिन क्वेश्चंस में मैं ऑप्शन देता हूं, मतलब तुम्हें ये भी सीखना है कि ऑप्शन से कैसे फटाफट आंसर निकालना है। ये नहीं कि भाई उसको पूरा सॉल्व करके दिखाना है। किसको दिखाना है? सब्जेक्टिव पेपर थोड़ी, नो वन इज सीइंग योर सॉल्यूशन।
स्मार्टनेस दिखानी, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया, बी आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, सी क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है, इफ a is to b is equal to 4 is to 1 then under root of a by b plus under root of b by a equals। अब क्या बोला है, a is to b, a और b का रेशियो दे रखा है 4 is to 1, आपको निकालना है रूट a by b प्लस रूट b by a। बहुत सिंपल है भाई, a is to b अगर 4 is to 1 है, इसका मतलब a अपॉन b कितना हो बेटा, 4 अपॉन 1 हो गया। अच्छा, a अपॉन b अगर 4 अपॉन 1 हुआ तो b अपॉन a कितना हो गया, 1 अपॉन 4 हो गया। इनवर्स रेशियो, उल्टा ही तो करना है। यहाँ पे दो नंबर पूछे उसने, a by b और b by a, दोनों है मेरे पास कि नहीं है कि नहीं, दोनों की वैल्यू डाल देते हैं यहाँ पे। So what is the value of root of a by b? It is root of 4 by 1. ठीक है, what is the value of root of b by a? It is root of 1 by 4. उल्टा, ठीक है। अब root of 4 by 1 कितना होता है, कितना होता है भाई, root of 4 कितना होता है, 2 होता है। और root of 1 by 4 कितना होता है, उसका रेसिप्रोकल होता है, यानी हाफ होता है। अगर ये 2 है तो ये हाफ हो गया कि नहीं हो गया। नाउ 2 प्लस हाफ कितना होता है, एलसीएम कितना है, 2, इधर कितना आएगा, 2 इंटू 2 4, 4 प्लस 1 5, कितना आंसर आया बेटा, 5 अपॉन 2। कौन सा ऑप्शन आंसर लगाएंगे, ए ऑप्शन, 5 अपॉन 2। ठीक है, तो इसमें सर प्रोपोर्शन का क्या था, कुछ नहीं था। प्रोपोर्शन और रेशियो मैंने क्या कहा, एक ही बात है, कोई अलग अलग बात तो है नहीं। अगर दो नंबर का रेशियो बाकी दो नंबर के रेशियो के बराबर है तो उसको प्रोपोर्शन बोलते हैं, तो इसलिए ये प्रोपोर्शन है। लेकिन क्वेश्चन में क्या करना है, क्वेश्चन में तो वैल्यू डाल के सॉल्व करना है, कोई प्रॉपर्टी वगैरह कुछ नहीं लग रही। ठीक है, तो आंसर आ गया हमारा 5/2। ओके, लेट अस गो टू द थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या बोलता है, देखो थर्ड क्वेश्चन में बोल रहा है x अपॉन इफ x अपॉन b प्लस सी माइनस ए इक्वल टू y अपॉन सी प्लस ए माइनस बी इक्वल टू z अपॉन ए प्लस बी माइनस सी, ये तीन नंबर बराबर है। देन एक वैल्यू पूछी है आपसे, क्या पूछी है, b माइनस सी एक्स प्लस सी माइनस ए वाई प्लस ए माइनस बी जेड, इसकी वैल्यू कितनी होगी, ये पूछ रहा है। ऑप्शन दे रहा है 1 0 -1 नन ऑफ दीस। ठीक है, अब बहुत सारे अननोन्स आ गए, तो एकदम देख के घबराना नहीं है, कुछ भी नहीं है। आपको कितने अननोन दिए भाई, ए बी सी एक्स वाई जेड, 6 अननोन दे रखे, तो इसका मतलब ये नहीं कि बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है, नहीं। अगर एक चीज याद हो जो मैंने एक क्वेश्चन एक क्लास में बताई थी पीछे, कि भाई जब हमें 2 या 2 से ज्यादा नंबर बराबर दे रखे होंगे तो हम उन सबको किसके इक्वल मान लेंगे, के इक्वल मान लेंगे। के क्या है, कांस्टेंट। ये एक टेक्निक आपको बताई थी, बिल्कुल वही टेक्निक मैं यहाँ लगाऊंगा, क्योंकि मेरे को यहाँ पे 1 2 3 नंबर क्या दे रखे हैं, बराबर दे रखे हैं। और जब मेरे को 3 नंबर बराबर दे रखे हैं तो मैं उन तीनों को के बराबर मान लूंगा। ये y अपॉन सी प्लस ए माइनस बी और ये z अपॉन ए प्लस बी माइनस सी को क्या मान लिया मैंने, के मान लिया। के क्या है सर, कुछ भी तुम्हारी मर्जी, के मैंने के माना, तुम m मान लो, l मान लो, जो मानना मानो, एक कोई भी अननोन मान लिया के। तो सर पहले ही 6 थे, एक और मान लिया आपने, बिल्कुल सही बात है भाई, 6 थे मैंने 7वां मान लिया, लेकिन इससे मेरा काम आसान होगा। कैसे होगा, देखो ये किसके बराबर है, पूरा का पूरा के बराबर है कि नहीं बराबर, ये सब बराबर है ना, के क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x की वैल्यू कितनी होगी बेटा, k इंटू बी प्लस सी माइनस ए हुई कि नहीं हुई, दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस हुई कि नहीं हुई। ठीक है, ऐसे ही y की वैल्यू कितनी हुई, जब मैं दिस बराबर दिस करूंगा तो y की वैल्यू आ जाएगी क्रॉस मल्टीप्लाई करके, कितनी आ जाएगी, k इंटू सी प्लस ए माइनस बी आ जाएगी, आ गई y की वैल्यू भी। फिर इधर देखो z की वैल्यू कितनी आ गई, अगर दिस बराबर दिस करा तो k इंटू ए प्लस बी माइनस सी आ गई, आ गई कि नहीं आ गई। ठीक है, तो मतलब मेरे पास x आ गया, y आ गया, z आ गया। पहले आया था क्या तुम्हारे पास, नहीं आया था। लेकिन तुम्हें एक बात तो वैसे भी पता है ना भाई, अगर मैं बोलता हूं कि दिस बाय दिस, दिस बाय दिस, दिस बाय दिस बराबर है, तो हम ये बात तो पहले भी बोलते थे कि x y और z का रेशियो क्या होना चाहिए, दिस इज टू दिस इज टू दिस होना चाहिए। तो बेसिकली मैंने क्या किया, इस x y z को नंबर्स में बदल दिया और कुछ नहीं किया। तो कैसे बदलता था, किसी x से मल्टीप्लाई करता था कि नहीं करता था, रेशियो को नंबर्स में कैसे बदलते थे, जब हम किसी x से मल्टीप्लाई करते थे। लेकिन यहाँ पे x की जगह मैंने क्या ले लिया, k ले लिया, क्योंकि x ऑलरेडी आ रहा है, तो मैं वापस यहाँ x तो नहीं ले सकता, तो मैंने k ले लिया, किया और कुछ नहीं है। तो वही की वही गणित है जो पहले सीख चुके। तो कुछ नंबर बराबर दिए, उनको k मान लिया, k मानने से x y z की वैल्यू आ गई। तो सर अब x y z की वैल्यू का क्या करना है, क्या करना है, यहाँ डाल देना है, और क्या करना है आपको, इसको सॉल्व भी तो करना है। यहाँ पे x y और z आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये वैल्यू तुम निकाल चुके हो, इनको उठा के यहाँ डाल दो और इसको सॉल्व करना चालू करो। ठीक है, तो अब मैं निकाल रहा हूं b माइनस सी इंटू एक्स प्लस सी माइनस ए इंटू वाई प्लस ए माइनस बी इंटू जेड। यही तो सॉल्व करना था मेरे को, ये सॉल्व करना था, ये लिखा मैंने। b माइनस सी तो मुझे नहीं पता, लीव इट एज इट इज। x तो मुझे पता है ना कितना है,
k मल्टीप्लाइड बाय b प्लस सी माइनस ए। फिर c माइनस ए मुझे नहीं पता है, एज इट इज रहने दो। y पता है k इंटू सी प्लस ए माइनस बी। फिर वापस a माइनस बी मेरे को नहीं पता, लेकिन z पता है k इंटू ए प्लस बी माइनस सी। ठीक है, तो प्लस क्या लिख रहा हूं यहां पे, a माइनस बी इंटू के इंटू ए प्लस बी माइनस सी। ठीक है क्या? ठीक है, अब आगे देखो, ये लिखिए। अब जरा ये देखो कि इस पूरे के पूरे एक्सप्रेशन में k कॉमन है कि नहीं। पूरे एक्सप्रेशन में k कॉमन है, देखो यहाँ पे k, यहाँ पे k, यहाँ पे k, तो k को कॉमन निकाल सकते हैं बाहर, कॉमन निकाल लिया। अब क्या आया, दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस, ये बचा। अब तो मल्टीप्लाई करना है ना, खाली मल्टीप्लाई तो कर ही सकते हैं। लेट अस मल्टीप्लाई b इंटू बी, बी स्क्वायर, b इंटू सी, बी सी, b इंटू माइनस ए, माइनस बी ए। ठीक है ना, हर एलिमेंट को हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना है। माइनस सी इंटू बी, माइनस बी सी, माइनस सी इंटू सी, माइनस सी स्क्वायर, माइनस सी इंटू माइनस ए, माइनस माइनस प्लस ए सी। हो गया, इसका काम खत्म। अगले पे आ जाओ, c इंटू सी, सी स्क्वायर, c इंटू ए सी, c इंटू बी, माइनस बी सी, माइनस ए इंटू सी। ठीक, कंटिन्यूइंग हियर, माइनस ए इंटू ए, माइनस ए इंटू माइनस बी प्लस ए बी। चलो इसका भी काम खत्म। अब इस पे आ जाओ, a इंटू ए स्क्वायर, a इंटू बी ए बी, a इंटू सी माइनस ए सी। ठीक है, उसके बाद में आया माइनस बी इंटू ए, माइनस बी ए, माइनस बी इंटू बी, माइनस बी स्क्वायर, माइनस बी इंटू माइनस सी प्लस बी सी। खत्म, सारा मल्टीप्लीकेशन कर लिया भाई। ठीक है क्या? अब देखो जरा क्या होगा इस पूरी कहानी में, हुआ क्या। ये इस बी स्क्वायर को देखो जरा, ये माइनस बी स्क्वायर से कट गया। इस सी स्क्वायर को देखो, ये सी स्क्वायर से कट गया। इस ए स्क्वायर को देखो, ये ए स्क्वायर से कट गया। ठीक है, फिर इस माइनस बी ए को देखो। अच्छा, बी और ए बी तो सेम होता है कि नहीं होता है, तो ये माइनस बी और प्लस ए बी कैंसिल हो गया, ये प्लस ए बी और माइनस बी कैंसिल हो गया। फिर ये प्लस बी सी माइनस बी सी कैंसिल हो गया, ये प्लस ए सी, ये माइनस ए सी कैंसिल हो गया। फिर ये माइनस बी सी प्लस बी सी कैंसिल हो गया, और फिर ये प्लस ए सी माइनस ए सी कैंसिल हो गया। तो सब कुछ कैंसिल हो गया, सब कुछ कैंसिल हो गया। मतलब क्या बचा, के तो बाहर था ही, अंदर क्या बचा बेटा, जीरो। और के इंटू जीरो कितना होता है, जीरो होता है। कोई भी नंबर को जीरो से मल्टीप्लाई किया, आंसर कितना आएगा, जीरो। सो कौन सा ऑप्शन लगाएंगे, बी ऑप्शन, विच इज जीरो। मुश्किल है सर, ये तो बहुत मुश्किल है, इतना लंबा करना पड़ रहा है। कहाँ करना पड़ रहा है बेटा, सारे एक जैसे टर्म्स है, पहली बार कर रहे हो इसलिए। अगली बार आएगा ऐसा क्वेश्चन तो हमारे दिमाग में वैसे ही याद आना चाहिए कि हाँ यार, बी माइनस इंटू बी प्लस सी माइनस, इस तरीके का जब मैं करूंगा तो एक जैसे टर्म्स आने लग जाएंगे। और एक जैसे टर्म्स आने लग जाएंगे मतलब हमारा इंट्यूशन क्या बोलेगा कि भाई हमें आंसर क्या लगाना है, जीरो। क्योंकि इनमें से कोई आंसर तो हो ही नहीं सकता। क्योंकि अगर मेरे को एक्स वाई जेड और एबीसी नहीं पता, ठीक है, तो मेरा आंसर या तो जीरो आएगा या फिर एक्स वाई जेड और एबीसी के टर्म्स में आएगा। या तो ये होगा कि सब कट जाए, या फिर कुछ ना कुछ तो बचेगा। और जब कुछ ना कुछ बचेगा तो वो वन या माइनस वन थोड़ी बचेगा, वो तो एबीसी एक्स वाई जेड बचेगा। तो इसलिए इनमें से कोई ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। दी ओनली पॉसिबल ऑप्शन इज जीरो, जबकि अंदर जीरो बच रहा हो। तो इस तरीके के सिमेट्रिक क्वेश्चंस में, सिमेट्रिक का मतलब एक जैसे दिखने वाले टर्म्स, देखो ये सब एक जैसे दिखने वाले टर्म्स हैं। पहले बी माइनस सी आया, फिर सी माइनस ए आया, फिर ए माइनस बी आया। खाली बी की जगह सी की जगह ए की जगह बी आया। इस तरीके के टर्म्स को क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक टर्म्स। तो सिमेट्रिक टर्म्स में अगर ऐसा एक्सप्रेशन दिया है तो जनरली आंसर हैज टू बी जीरो। अगर माइनस बीच में इन्वॉल्व है तो, प्लस माइनस अगर इन्वॉल्व है तो जीरो आंसर आता है जनरली। ओके, आई एम नॉट सेइंग कि ऑलवेज जीरो लगा देना आंख बंद करके, ऐसा नहीं। अभी सॉल्व किया ना हमने, ठीक है। लेकिन ऐसा मत सोचना कि डिफिकल्ट है, वेरी इजी क्वेश्चन, कुछ भी नहीं है। आपको एक्स वाई जेड किसके टर्म्स में लिखने, के टर्म्स में, या वैल्यू डालनी है, सॉल्व करना है, सब कट जाएगा, जीरो आंसर आ गया। ठीक है बेटा, नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। कई बार बच्चे ऐसे भी पूछते हैं, सर ऐसे क्वेश्चन आते हैं क्या एग्जाम में। बेटा आते तभी प्रैक्टिस कर रहे हैं अपन। जो कुछ भी यहाँ क्लास में हो रहा है सब एग्जाम में आता है।
जो नहीं आता वो तो वैसे ही फिल्टर आउट हो जाता है, आप तक पहुंचाया ही नहीं जाता। ठीक है, तुम तक जो पहुंच रहा है वो वही चीज है जो एग्जाम में आता है, इसलिए हर चीज को ध्यान से करोगे। ओके, नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 4। क्या बोल रहा है? 5x minus 3y is to 5y minus 3x is equal to 3 is to 4 then x is to y equals। अब ये उल्टा क्वेश्चन है, अगर तुम्हें याद हो तो इसका जो रिवर्स क्वेश्चन है वो तो मैंने पहले करना सिखा दिया, टू फाइंड अ रेशियो यूजिंग अ गिवन रेशियो। तो अगर मेरे को देता है कि x is to y 3 is to 4 है और ये निकालो, तो वो तो हमने सीख लिए, ऊपर नीचे डिग्री सेम है, खाली x को 3 और y को 4 रखेंगे, सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। किया था ना? लेकिन ये उल्टा क्वेश्चन है, उसमें क्या दिया इसने, ये रेशियो दे रखा है और x is to y पूछा है। काम अभी भी वही है, एक रेशियो दे रखा है और दूसरा निकालना है, बात तो वही की वही, लेकिन उल्टा करने से क्या हुआ, कैलकुलेशन थोड़ी सी इंक्रीज होगी। क्या इंक्रीज होगी? देखो पहले ये वाला रेशियो लिख लिया हमें क्या बोल रहा है कि भाई 5x minus 3y is to, मतलब अपॉन 5y minus 3x बराबर कितना बेटा, 3/4, ऐसा लिख सकता हूं मैं। ठीक है, कुछ नहीं, जो उसने दिया एज इट इज इक्वेशन लिखी, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, आंसर आ जाएगा तुम्हारा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं ना, ऐसी इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। लेट अस क्रॉस मल्टीप्लाई, 4 into 5 20x, 4 into 3 12y, 3 into 5 15y, 3 into 3 9x, इतना आ गया। ये 9 को तो x के साथ ले जाएंगे, x को x के साथ, y को y के साथ, यही करते हैं। तो 20 प्लस 9 कितना हो गया, 29, और 15 प्लस 12 कितना हो गया, 27। ठीक है कि नहीं है? मेरे को क्या निकालना बेटा, x is to y। x is to y का क्या मतलब होता है, x अपॉन y, बिल्कुल सही। तो x के नीचे क्या चाहिए मेरे को, y चाहिए, तो इसको इधर डिवाइड कर देता हूं, तो इसको इधर डिवाइड कर देता हूं, इसको ले जाओ इधर और इसको ले जाओ इधर। क्या आएगा तुम्हारे पास, x अपॉन y बराबर 27/29, यानी आंसर कितना है, 27:29। ये हमारा आंसर आएगा। क्या आंसर आएगा, 27:29। इनमें से कोई ऑप्शन है क्या 27:29? नहीं है, तो आंसर क्या लगाएंगे, नन ऑफ दिस। आंसर लगाएंगे नन ऑफ दिस। एक बार और देख लो, कोई दिक्कत है? जो दिया था वो एज इट इज लिखा, बराबर 3/4 था, क्रॉस मल्टीप्लाई करा, इसके साथ 4, इसके साथ 3, 4 मल्टीप्लाई इधर 20, 4 मल्टीप्लाई इधर 3 12, 3 मल्टीप्लाई इधर 15, 3 मल्टीप्लाई इधर 9, y को y के साथ और x को x के साथ, तो 20 प्लस 9 29, 15 प्लस 12 27, ये आंसर। तो इससे एक और भ्रम क्लियर होना चाहिए कि नन ऑफ दीज का भी आंसर नहीं आता, आता है। और जनरली अपने इस पेपर में फोर्थ ऑप्शन वो बहुत सारे क्वेश्चंस में नन ऑफ दीज ही देता है। ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि आंसर नन ऑफ दीज कभी नहीं आएगा, आएगा। ठीक है, ये क्लियर हो गया? ओके, लेट अस गो टू क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है, द सम ऑफ एजेस ऑफ 3 persons is 150 years. 10 years ago, their ages were in the ratio 7:8:9. Their present ages are, अब आपको 4 ऑप्शन दे रखे। ठीक है बेटा, एज से रिलेटेड प्रॉब्लम आ गई। कितने लोग हैं? सबसे पहले तो 3 लोग हैं, 3 लोग हैं। ठीक है, मान लिया ए बी सी 3 लोग हैं, ये मान लो 3 लोग। इन तीनों लोगों की जो एजेस का सम है, एजेस का सम है मतलब कौन सी एजेस का सम है, प्रेजेंट एजेस का। जब तक कुछ नहीं दे रखा होता है हम कौन सी एज लेते हैं, प्रेजेंट एज। तो हमें उसने शुरू में तो कुछ नहीं दे रखा, उसने खाली बोला है सम ऑफ एजेस ऑफ 3 persons is 150 years, मतलब आज उन तीनों की एजेस का सम कितना है, 150 साल। 10 years ago, अब 10 साल पीछे जा रहा है, 10 साल पहले देखें तो उनकी एजेस का रेशियो कितना था, 7:8:9। 10 साल पहले उनकी एजेस का रेशियो कितना था, 7:8:9। तो आज भी उनकी एजेस का रेशियो यही होगा क्या, नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि ये तो 10 साल पहले की बात है ना। अब 10 साल आगे जब जाएंगे तो हर एक की एज 10 साल बढ़ जाएगी। जब हर रेशियो में, अगर अपन रेशियो के हर टर्म में 10 जोड़ दें तो रेशियो सेम थोड़ी रहता है, नहीं रहता है ना भाई। जैसे तुम्हें मैं एक रेशियो दूं 1:2:3, मैं बोलूं इन सब में 10 जोड़ दो, सब में 10 जोड़ दो, तो कितना आएगा, ये 11:12:13। कहां, ये दोनों सेम है क्या, नहीं है। तो अगर अपन किसी भी रेशियो में हर टर्म में कुछ जोड़ेंगे तो रेशियो चेंज हो जाता है। तो इसलिए ये ध्यान रखना कि ये 7:8:9 कब दिया है, 10 साल पहले। सम ऑफ एजेस कब दिया है, आज। पूछी कौन सी एज है, आज वाली। समझ आई? अब सॉल्व कैसे करेंगे सर? अब सॉल्व कैसे करेंगे, पहले ध्यान से समझो। तुम्हारे सामने ऑप्शन है, मैं अभी यही समझाऊंगा कि ऑप्शन से कैसे करना है, फटाफट होगी। ठीक है, जस्ट लुक एट दिस।
10 साल पहले एजेस का रेशियो क्या होना चाहिए? 7:8:9। अच्छा, सम ऑफ एजेस कितनी होनी चाहिए? 150। पहले तो हर ऑप्शन में ये प्रेजेंट एजेस है ना, यानी हर ऑप्शन में मेरे को तीनों की एज दे रखी है। अगर मैं तीनों की एज को जोड़ूं तो मेरे पास 150 आना चाहिए। पहली कंडीशन तो यही है कि नहीं? जरा तीनों जोड़ के देखते हैं। देखो 60 और 40, पहला ऑप्शन 100, 100 और 50, 150 हो सकता है। 35, 45, 80, 80 और 70, 150 हो सकता है। 45 और 55, 100, 100 और 50, 150 हो सकता है। यानी पहली कंडीशन तो तीनों ही ऑप्शन सेटिस्फाई कर जाते हैं। मान लो एक ऑप्शन ऐसा होता है या दो ऑप्शन ऐसे होते हैं जो इसी को सेटिस्फाई नहीं करते, तो वो ऑप्शन तो वैसे ही रिजेक्ट हो गए। समझ आई मेरी बात? हमें दो कंडीशन चेक करनी, पहली तो चेक हो गई। अब दूसरी के लिए हमें कितने साल पीछे जाना है? 10 साल। क्यों जाना है? क्योंकि ये तो आज की एज है, हमें 10 साल पीछे की एज का रेशो पता है, तो अब हम 10 साल पीछे चले जाते हैं। भाई जैसे मेरी आज एज जो है वो 40 साल है, तो 10 साल पहले क्या एज थी? 30 साल। 10 साल बाद कितनी एज होगी? 50 साल। तो मेरे को अगर 10 साल पीछे जाना है तो मेरे को 10-10 माइनस करना पड़ेगा सबकी एज में से, कि नहीं करना पड़ेगा? ठीक है कि नहीं? तो इन सब की एज में से आप 10-10 माइनस कर दो। अब पहला ऑप्शन चेक कर रहा हूं, 10-10-10 माइनस कर दूं, क्या बचेगा बोलो जरा? 30, 50, 40। ये बचा 30, 50 और 40 का रेशियो कितना हुआ बेटा? 3:5:4 हुआ कि नहीं हुआ? लेकिन हमें कितना दे रखा है? 7:8:9। क्या ये ऑप्शन सही हुआ? नहीं हुआ, ये ऑप्शन रिजेक्ट हो गया, क्योंकि हमें तो रेशियो 7:8:9 दिया, हमारा 3:5:4 आ रहा है। ठीक, गो टू सेकंड ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन को कितने साल पीछे ले जाना है? 10 साल। ले जाओ, सब में से 10 माइनस करो, 25, 35 और 60। ये हो गया। इन सब में कॉमन क्या फैक्टर कट रहा है? 5 कट रहा है। 5 काटने में यहां क्या बचता है? 5। यहां क्या बचता है? 7। यहां क्या बचता है? 12। 5:7:12। हमें कितना दिया? 7:8:9। ये दोनों बराबर है क्या? नहीं है, तो ये ऑप्शन भी क्या हो गया? गलत। ठीक है, लास्ट ऑप्शन पे आ जाए, सी ऑप्शन पे। सी ऑप्शन में फिर 10-10 कम कर लो, कितना बचा बेटा? 35, फिर 40 और 45। ये बच गए मेरे पास तीन ऑप्शन, तीनों को 10-10 साल पीछे ले गए। इसमें से भी कट रहा क्या है? 5 कट रहा है। 5 काटो, यहां क्या बचा? 7। यहां क्या बचा? 8। यहां क्या बचा? 9। दे क्या रखा है? 7:8:9। क्या आंसर है? सी आंसर है। द करेक्ट आंसर इज सी। बड़े आराम से बिना कोई इक्वेशन बनाए सॉल्व हो गया क्वेश्चन। तो ऐसे ही तो करना है, इक्वेशन बनाई थोड़ी करना है। क्यों करना है? तुम्हें आता है, बहुत अच्छी बात है। किसको दिखाना है? मुझे भी आता है। दिखाना किसको? ये ज्यादा बेटर है ना। ठीक है कि नहीं? ये तो मैंने अभी तुम्हें समझाया, तुम अपने आप कर लोगे। जब करना चालू करोगे तो ये 30 सेकंड से भी कम में आंसर, 30 सेकंड हार्डली, 30 सेकंड में आपका आंसर आ गया, खत्म। Of course, I can make equations and solve it, but that part is done. We have already understood कि भाई कैसे करा जाता है। अब तो हमें ये देखना है कि आंसर कैसे लाना है। तो अगर मेरे सामने ऑप्शंस हैं, मैं आंसर ले आऊंगा। अब इसमें क्वेश्चन सॉल्व करना कब पड़ सकता है? जब वो ऐसा पूछ ले कि भाई मान लो उसने एजेस ऑफ 3 पर्सन्स बोली ए बी सी, और अब वो पूछे व्हाट इज द एज ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ बी। क्या क्वेश्चन पूछे? प्रेजेंट एज ऑफ बी। मतलब तीनों की नहीं पूछे, किसी एक की पूछ ले। यहां तो तीनों दे रखे हैं, तो ऑप्शन से करना बहुत आसान हो गया ना भाई। तीनों की चीजें आ रही है मेरे पास, तीनों का रेशियो है मेरे पास, तो सॉल्व कर लिया मैंने ऑप्शन से। लेकिन अगर वो किसी एक की पूछेगा तो फिर ऑप्शन से करने में ज्यादा टाइम लगता है। ठीक है, तो कभी भी अगर पार्शियल आंसर मांगा है क्वेश्चन में, तो आपको ऑप्शन से करने की जगह सॉल्व करने में दिमाग लगाना चाहिए। और अगर कंप्लीट आंसर मांगा है तो ऑप्शन से करना चाहिए। ठीक है, तो अभी मैं उस वजह से इसको कंप्लीट भी करके दिखा रहा हूं कि कैसे करा जाएगा। तो देखो, अपने पास जो एजेस थी हमारी, उन तीनों का सम क्या है? 150 है, ये तो हमें पता है। ठीक है, राइट। अच्छा, ये जो हमारी सम ऑफ एजेस है, ये कब है? आज है। ओके, जबकि हमें रेशियो कब पता है? 10 साल पहले। रेशियो को नंबर्स में बदलना बहुत आसान है। ये तो हो गई भाई प्रेजेंट की बात। ठीक है, अब चले जाते हैं अपन 10 ईयर्स अगो। ध्यान से समझ लो, 10 ईयर्स अगो। 10 ईयर्स अगो ए की एज कितनी मान ली मैंने? 7x, बी की 8x, सी की 9x। कैसे मान ली सर? रेशियो दे रखा है ना भाई, 7:8:9, x से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 10 साल पहले इनकी एज क्या होगी? 7x, 8x, 9x। हो गई कि नहीं होगी? अब मेरे को ये बताओ, अगर ये 10 साल पहले थी तो प्रेजेंट कितनी होगी बेटा? उसको भूल जाओ, अब इससे बताओ प्रेजेंट कितनी होगी। प्रेजेंट होगी भाई 7x + 10, 8x + 10 और 9x + 10। 10 साल आगे चले गए, सबकी एज 10-10 साल बढ़ गई। बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई?
लेकिन इन तीनों का सम मेरे को कितना दे रखा है 150 पहली इक्वेशन से। प्रेजेंट एज का सम कितना दे रखा है 150। आगे इक्वेशन सॉल्व कर लो। 8 और 7 15, 15 और 9 24, 24x, 10 और 10 20, 20 और 10 30, उधर भेज दो। 150 माइनस 30 कितना 120। x बराबर कितना 120 अपॉन 24 कितना है बेटा 5। x की वैल्यू कितनी आई 5। अब x की वैल्यू अगर 5 आई, मेरे से उसने पूछा है प्रेजेंट एजेस। प्रेजेंट एज ये है कि ये है, ये है, इसलिए आंसर ये नहीं लिखना है, आंसर ये लिखना है। समझ में आई बात। सो व्हाट इज द, मान लो क्वेश्चन होता फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ बी, खाली बी की पूछिए, तो बी की ये है कि नहीं 8x + 10 की ये है, इट इज दिस, ये तो 10 साल पहले, प्रेजेंट एज ये है। x की वैल्यू कितनी डालनी है 5, डाल दो यहाँ पे 8 × 5 40, 40 + 10 50, इसीलिए आपके आंसर में बी की प्रेजेंट एज कितनी है 50 है। तो ऐसे ही वो ए की भी पूछ सकता है, सी की भी पूछ सकता है। तो अगर उसने पार्शियल आंसर मांगा है तो हमें सॉल्व करना आना चाहिए। तो सॉल्व करना भी कोई बहुत लंबा नहीं है, छोटा सा ही, पर अदरवाइज मेरे को इतना भी करने की जरूरत नहीं है, मैं सीधा ऑप्शन से रिजेक्ट कर करके आंसर निकाल दूंगा। आई होप समझ में आ गया है, ठीक है। वरना एक बार और ढंग से इसको पॉज करके फिर से एक बार देख लो। क्लियर हो गया, ठीक है। लेट्स सी द लास्ट वन, 6th वन। ओके, अब देखो 6th वाले में क्या बोलता है, बोल रहा है इफ a अपॉन 2a + 3b इक्वल टू b अपॉन 2b + 3c इक्वल टू c अपॉन 2c + 3a वेयर a b c ग्रेटर देन 0। a b c कैसे नंबर है पॉजिटिव, ग्रेटर देन 0 यानी पॉजिटिव। देन ईच ऑफ दीज इक्वल्स, अब नई बात आ गई, क्या आई कि भाई 3 नंबर क्या दे रखे हैं बराबर, 3 नंबर बराबर है, 3 नंबर बराबर है। यस, याद आ रहा है कुछ, 3 नंबर अगर बराबर है तो सर ने बोला क्या करना है के मान लेना है। मान लो a अपॉन 2a + 3b, b अपॉन 2b + 3c, c अपॉन 2c + 3a बराबर k। अब तो भाई ये किसके बराबर है k के, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे k × 2a + 3b। ये किसके बराबर है k के, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे k × 2b + 3c। ये भी किसके बराबर है k के, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2c + 3a। बहुत बढ़िया, 3 इक्वेशन आ गई, ठीक है। यहां तक तो ठीक है भाई, 3 नंबर बराबर है, सर ने बता रखा है k से मल्टीप्लाई कर दिया, तीनों की वैल्यू आ गई। abc कैसे नंबर है पॉजिटिव है। ईच ऑफ दीज इक्वल्स, ईच ऑफ दीज इक्वल्स मतलब ईच ऑफ दीज कौन, ईच ऑफ दीज रेशियोज, ठीक है। यहां पे अगर तुम्हें कंफ्यूजन हो लिख लेना ईच ऑफ दीज रेशियोज इक्वल्स, हर एक रेशियो की क्या वैल्यू होगी ये पूछा। ये तीनों रेशियो बराबर है ना, उन तीनों की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि ये तीनों बराबर है तो इनकी एक ही वैल्यू होगी, तो वो वैल्यू हमें निकालनी, ठीक है। अब ध्यान से देखो, तुम्हारे पास ये तो आ चुका है, आ चुका है कि नहीं। अब तुम एक चीज देखो कि तुमने क्या माना था भाई कि दिस इक्वल टू दिस इक्वल टू दिस इक्वल टू कितना के, यानी इन तीनों की वैल्यू किसके बराबर है के। हमसे क्या पूछ रहा है, इन तीनों की वैल्यू किसके बराबर है, यही तो पूछ रहा है। तो k की वैल्यू निकालनी है कि नहीं निकालनी है, क्वेश्चन क्या मांग रहा है तुमसे k, पर k निकालने के लिए तो एबीसी हटाने पड़ेंगे। k तो तब निकलेगा जब एबीसी पता है, एबीसी तो पता ही नहीं है, खाली ये पता है कि एबीसी पॉजिटिव है, पर एबीसी क्या है ये तो पता ही नहीं। अब एबीसी कैसे हटाऊंगा, वहां दिमाग लगाना है कि एबीसी कैसे हटाना। अगेन ऑब्जर्व दैट द 3 इक्वेशंस आर सिमेट्रिक, वही की वही कहानी, तीनों इक्वेशंस कैसी हैं सिमेट्रिक हैं। क्यों है सर सिमेट्रिक, क्योंकि एक जैसे टर्म्स आ रहे हैं। एक जैसे का क्या मतलब हुआ 2a 3b, फिर a की जगह b, b की जगह c, b की जगह c, c की जगह, इसको बोलते हैं सिमेट्रिक। सिमेट्रिक आ रहे, सिमेट्रिक में आपको पहले भी बताया एक क्वेश्चन में कि तीनों इक्वेशंस को क्या कर लो बेटा ऐड कर लो, क्या कर लो ऐड, a + b + c, ठीक है। जब इन तीनों को ऐड करेंगे k तो कॉमन आ गया, k तो बाहर आ गया, ठीक है। अब जरा ऐड कर लो इनको, देखो बेटा 2a + 3a 5a, 2b + 3b 5b, 2c + 3c 5c, 5a 5b 5c क्या कॉमन 5 कॉमन, k तो पहले से ही बाहर था, a + b + c बचा, इधर ऑलरेडी कौन है a + b + c है, ठीक है क्या। ये a + b + c से a + b + c से काट सकते हैं, काट सकते हैं, पूरा का पूरा टर्म कैंसिल हो सकता है, आधा अधूरा कैंसिल नहीं हो सकता।
जैसे यहाँ a प्लस बी होता और वहां a प्लस बी प्लस सी होता तो a प्लस बी नहीं काट सकता, लेकिन पूरा का पूरा टर्म तो कैंसिल हो जाता है क्योंकि वो डिवाइड हो जाता है पूरा। ठीक है, तो इधर जब काटते हैं इस तरीके से दोनों साइड से, तो इधर क्या बचा बेटा, 1 की 0 1, क्योंकि आपने डिवाइड किया है। 0 कब बचता है, जब हम माइनस करते हैं। जैसे अगर ऐसा हो कि भाई b प्लस सी बराबर c प्लस 8, तो अपन जब c को काटते हैं तो अपन माइनस कर रहे हैं, क्योंकि अपन c को वहां भेज रहे हैं, वहां भेजते हैं तो माइनस होता है, माइनस होता है तो फिर 0 बचता है। लेकिन अगर आपको ऐसा दे रखा है कि भाई b प्लस सी बराबर b प्लस सी अपॉन a, तो तब आप जब b प्लस सी को काट रहे हो तो आप क्या कर रहे हो, डिवाइड कर रहे हो, माइनस नहीं कर रहे। डिवाइड करने में क्या बचता है, 1। तो यहां क्या बचा बेटा, 1। इधर क्या बचा, 5k, ये तो 1 हो गया, कैंसिल हो गया। 5k 1 है तो k कितना हो गया, 1 अपॉन 5। क्या पूछा है उसने हमसे, ईच ऑफ दीज रेशियोज इक्वल्स, यानी k की वैल्यू, क्या आंसर हुआ, 1 अपॉन 5। 1 अपॉन 5 आंसर हो गया। ठीक, क्या इसको करने का और भी कोई तरीका हो सकता था, बिल्कुल हो सकता था। एक प्रॉपर्टी आपने पढ़ी है, एडेंडो। एडेंडो याद है, एडेंडो यही बात बोलती थी कि अगर 2 या 2 से ज्यादा रेशियो बराबर हैं तो ईच ऑफ दीज इक्वल्स, वहां पे छुपा हुआ है राज, ईच ऑफ दीज इक्वल्स। ये जैसे ही पढ़ा तो याद आनी चाहिए एडेंडो, क्योंकि एडेंडो भी यही बताता है कि अगर मेरे पास ये सब नंबर बराबर हैं, a अपॉन 2a प्लस 3b बराबर b अपॉन 2b प्लस 3c बराबर c अपॉन 2c प्लस 3a, ये तीनों बराबर है ना, तो ये तीनों किसके बराबर होते हैं, न्यूमरेटर्स का सम अपॉन डिनोमिनेटर्स का सम। याद आया, तो न्यूमरेटर्स को ऐड कर लो, कितना आया बेटा, a प्लस बी प्लस सी। डिनोमिनेटर्स को ऐड कर लो, 2a प्लस 3a 5a प्लस 5b प्लस 5c। ऊपर कितना, a प्लस बी प्लस सी, नीचे क्या कॉमन, 5, क्या बचा, a प्लस बी प्लस सी, काट दो, क्या बचा, 1 अपॉन 5। क्या बचा, 1 अपॉन 5। यही तो आंसर है, क्योंकि उसने यही तो मांगा है कि ईच ऑफ दीज इज इक्वल टू व्हाट, सो ईच ऑफ दीज इज इक्वल टू 1 अपॉन 5, तो k लेने की जरूरत ही नहीं। तो ये तो एक तरीका हो गया, ये इसलिए पता है क्योंकि ऐसा पहले कर रखा है। दूसरा तरीका ये हो गया भाई एडेंडो से सीधा, क्योंकि उसने बोला ईच ऑफ दीज इक्वल्स, तो आंसर क्या आ गया हमारा, 1 अपॉन 5। एडेंडो से निकाल लो, बेस्ट है। समझ आ गई, ठीक है। सो दीज आर सम मोर एग्जांपल्स बेस्ड ऑन रेशियो एंड प्रोपोर्शन। इस तरीके से कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना है, अच्छे से समझ लेना एक एक क्वेश्चन। हर तरीके का क्वेश्चन एग्जाम में या तो आया हुआ है या आ सकता है, ठीक है। फिर आज एक चीज और सीखेंगे, विच इज एलिगेशन। एलिगेशन, ठीक है, ध्यान से समझो एलिगेशन क्या है। पहली बात, एलिगेशन कोई टॉपिक नहीं है। एलिगेशन क्या है, इट इज अ टेक्निक। टेक्निक मतलब क्या होता है, मेथड, ठीक है। सो एलिगेशन इज ओनली अ टेक्निक ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। इससे क्वेश्चन क्या होता है, जल्दी सॉल्व हो जाता है। तो खाली हमें ये टेक्निक सीखनी है। एलिगेशन बोल के कोई इसकी कोई डेफिनेशन नहीं है, ठीक है। तो अब दो बातें समझनी है, पहला कैसे लगाना है, दूसरा कब लगाना है, ठीक है। ध्यान से समझना। सपोज करो कि मेरे पास एक मिक्सचर है जिसको मैं S नाम दे रहा हूं, और उस मिक्सचर के दो कंपोनेंट्स हैं, S1 और S2। ये S1 S2 क्या है, उसके कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स मतलब समझ गए, जिनसे मिक्सचर बना है, ठीक है। जैसे मान लो दूध और पानी का मिक्सचर है, तो ये दूध है, ये पानी, और वो मिक्सचर है, ठीक है। ऐसे ही कोई अलॉय बनाया, जैसे कॉपर और जिंक का अलॉय बनाया, तो ये कॉपर है, ये जिंक है, वो अलॉय है। कोई भी मिक्सचर, अगर हम दो चीजों को मिला के एक मिक्सचर बना रहे हैं, तो पहली बात तो वहां पे एलिगेशन की बात आएगी। अगर मिक्सचर ही नहीं है तो एलिगेशन की बात आएगी। व्हाट इज द प्राइमरी कंडीशन, कि मेरे पास एक मिक्सचर होना चाहिए दो कंपोनेंट्स, ठीक है। अब चलो पहली कंडीशन सेटिस्फाइड। दूसरी कंडीशन, मेरे पास तीनों की एक कॉमन क्वांटिटी होनी चाहिए। सो व्हाट इज द फर्स्ट कंडीशन, देयर मस्ट बी अ मिक्सचर, देयर मस्ट बी ए मिक्सचर, ठीक है, ऑफ टू कंपोनेंट्स। हालांकि दो से ज्यादा के लिए भी लगता है, लेकिन अभी हमें जितना पढ़ना है वो सिर्फ दो कंपोनेंट्स है, उतना ही पढ़ रहे हैं। ऑलराइट, देयर मस्ट बी अ मिक्सचर ऑफ टू कंपोनेंट्स। सेकेंडली, अ कॉमन क्वांटिटी, अ कॉमन क्वांटिटी
अब कॉमन क्वांटिटी का मतलब क्या है वो भी यहीं पे समझ लेते हैं। कॉमन क्वांटिटी का मतलब क्या हो सकता है भाई? इट कैन बी वेट, इट कैन बी नंबर, इट कैन बी एवरेज, या इट कैन बी मार्क्स, इट कैन बी परसेंट स्ट्रेंथ, it can be cost price, it can be selling price, कुछ भी, and so on, n number of examples I can write. A common quantity मतलब इनमें से कोई एक चीज must be known for S, S1 and S2, तीनों के लिए हमें एक कॉमन क्वांटिटी ऐसी होनी चाहिए जो पता होनी चाहिए। क्या पढ़ रहे बेटा? एलिगेशन। क्या लिख रहे हैं ये सब? कब लगा सकते हैं? पहली रिक्वायरमेंट मिक्सचर होना चाहिए। दूसरी रिक्वायरमेंट मिक्सचर दोनों कंपोनेंट्स के लिए क्या पता होनी चाहिए? कॉमन क्वांटिटी। क्या होती है कॉमन क्वांटिटी? कॉमन क्वांटिटी या तो तीनों का वेट हो सकता है कि भाई इसका इतना वेट, इसका इतना वेट, तो उसका उतना वेट। तीनों की परसेंट स्ट्रेंथ हो सकती है, इसकी इतनी परसेंट स्ट्रेंथ है, मतलब इसमें इतना परसेंट मिल्क है, इसमें इतना परसेंट मिल्क है, तो उसमें कितना परसेंट मिल्क है। ऐसा भी तो हो सकता है भाई दो अलग अलग दूध के सैंपल्स को मिला के तीसरा दूध का सैंपल बना रहा हूं। ऐसे तो चोरी करते हैं मिल्कमैन। कैसे करते हैं? दूध वाले ऐसे तो चोरी करते हैं, ठीक है कि नहीं? या तो दूध में पानी मिलाएंगे या दो अलग अलग सैंपल्स दूध के मिक्स करके तीसरा सैंपल बना के उसको महंगा बेचेंगे जिसमें पानी ज्यादा होगा, ठीक है कि नहीं? सो दैट इज व्हाट दे डू। तो ये जो परसेंट स्ट्रेंथ हुई वो भी क्या कहलाएगी? कॉमन क्वांटिटी। तो मेरे को पता होगा इसमें परसेंट मिल्क कितना है, इसमें परसेंट मिल्क कितना है और इसमें परसेंट मिल्क कितना है, तो तीनों के लिए कॉमन चीज पता पड़ गई, ठीक है? या ऐसा हो सकता है भाई ये जो मान लो ये एक चाय की वैरायटी, ये भी एक चाय की वैरायटी है, दोनों को मिला के एक नई चाय की वैरायटी बनाई, तो ये जो चाय की वैरायटी है उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी है वो पता है कि भाई ये 25 रुपए पर किलो, ठीक है? या इसकी कॉस्ट प्राइस भी मेरे को पता है कि ये 40 रुपए पर किलो, और इन दोनों को मिला के मैंने जो मिक्सचर तैयार किया उसकी 30 रुपए पर किलो है। तो तीनों की क्या पता पड़ गई मेरे को? कॉस्ट प्राइस। तीनों के लिए क्या पता होना चाहिए? कॉमन क्वांटिटी। ऐसा नहीं होना चाहिए कि इसकी सीपी लेकिन इसकी एसपी, फिर गलत हो जाएगा। एसपी मतलब सेलिंग प्राइस। तीनों के लिए कॉमन क्वांटिटी का मतलब हुआ कि जो भी चीज इनमें से उठा रहे हो तीनों के लिए सेम होनी चाहिए। समझ आई बात? आ गई होगी आपको, ठीक है? तो अब ध्यान से समझ लो, दो कंडीशंस रिक्वायर्ड है, वापस रिपीट कर रहा हूं। पहली बात, मिक्सचर होना चाहिए दो कंपोनेंट्स का। दूसरी बात, दोनों कंपोनेंट्स और मिक्सचर के लिए कॉमन क्वांटिटी पता होनी चाहिए जो इनमें से कुछ भी हो सकती है। अगर ये दोनों कंडीशंस सेटिस्फाई हो गई तो आपको क्या लगाना है? एलिगेशन लगाना है, ठीक है? अब एलिगेशन लगाना है तो एलिगेशन से होगा क्या? एलिगेशन कैन बी यूज्ड टू फाइंड द रेशियो. Alligation can be used to find the ratio in which S1 and S2 are mixed to form S. बहुत इंपॉर्टेंट। क्या बोला? Alligation can be used to find, क्या यूज है एलिगेशन का? To find the ratio in which S1 and S2 are mixed to form S. कि भाई इन दोनों को किस रेशियो में मिलाने से S बन रहा है, ये कौन बता देगा? एलिगेशन बता देगा, ठीक है? पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया कब लगाना है। अब दूसरा क्वेश्चन, कैसे बता देगा? कैसे लगानी है टेक्निक, ठीक है? अब समझते हैं कैसे लगानी है। अब उसके लिए देखो, मान लो इसकी जो कॉमन, इसको मैं यहां पे ऐसे लिखूं, मान लो इसकी कॉमन क्वांटिटी है ए क्या है? इनमें से कोई भी वैल्यू, वही वैल्यू इसके लिए कितनी है? बी, और इसके लिए कितनी है? कॉमन क्वांटिटी मतलब तीनों के लिए सेम होनी चाहिए। सेम होनी चाहिए का मतलब वैल्यू सेम नहीं होनी चाहिए, इनमें से कोई चीज सेम होनी चाहिए, वैल्यू तो अलग अलग होगी, ठीक है? अब मेरे को ए पता है, बी पता है, सी पता है। अब मैं क्या कर रहा हूं? ध्यान से देखो, मैं एरो बना रहा हूं, क्लॉकवाइज एरो बना रहा हूं, घड़ी की डायरेक्शन में एरो बनाया, ध्यान से देखो, ऐसी चलती घड़ी, ठीक है? तो वहां से एरो चालू किया, यहां पे एरो खत्म कर दिया। जिस डायरेक्शन में एरो बनाया है उसी डायरेक्शन में इन वैल्यूज को सबट्रैक्ट करना है। जिस डायरेक्शन में एरो बनाया है उसी डायरेक्शन में वैल्यूज को सबट्रैक्ट कर दो बेटा। क्या आया? a माइनस सी, इसके नीचे लिखोगे, चालू हमेशा लिखना कहां से चालू करोगे? S1 के नीचे से। a माइनस सी, b माइनस ए, जिस डायरेक्शन में एरो है उसी डायरेक्शन में माइनस करना है,
a माइनस सी इज टू बी माइनस ए, आपका क्या हो गया आंसर? क्या आंसर हो गया? किसका आंसर हो गया? रेशियो इन विच S1 एंड S2 आर मिक्स्ड। डायरेक्टली a माइनस सी इज टू बी माइनस ए आंसर दे देगा। इसी रेशियो में दोनों को मिलाया जाएगा। वापस एक बार, घड़ी की डायरेक्शन में एरो बना लिया, ठीक है, ऐसे, राइट। अब क्या करना है, जिस डायरेक्शन में एरो है उसी डायरेक्शन में सब्ट्रैक्ट करना है। a माइनस सी इसके नीचे लिखा, b माइनस ए इसके नीचे लिखा। इन दोनों का रेशियो ही तो चाहिए था, ये रेशियो आ गया a माइनस सी इज टू बी माइनस ए। इस रेशियो में जब हम दोनों को मिलाएंगे तो हमारा मिक्सचर S तैयार हो जाएगा। दिस इज नोन एज एलिगेशन। सो इट्स नथिंग, नॉट अ कॉन्सेप्ट, इट इज अ टेक्निक जिससे हम क्वेश्चन जल्दी सॉल्व करेंगे। इसको हम ऑफ कोर्स इक्वेशन बना के भी सॉल्व कर सकते हैं, पर इक्वेशन बना के सॉल्व करना हर स्टूडेंट के लिए इतना कंफर्टेबल नहीं होता है, इसलिए ये टेक्निक डेवलप की है। इसमें कुछ नहीं करना आपको, अब ध्यान से समझो, एग्जांपल समझोगे क्लियर हो जाएगा। मैंने ऐसा बोला कि the average marks scored by boys in a class is 52 and that by girls in the class is 58. If average marks of the class is let us say 56, find ratio of number of boys to that of girls in the class. आराम से क्वेश्चन पढ़ो, ध्यान से समझो और जरा पहले वेरीफाई करो कि जो बातें अपने सीखी थी क्या वो सब बातें यहां आ रही है। Average marks scored by boys in a class is 52 and that by girls in the class is 58. If average marks of the class is 56, find the ratio of number of boys to that of girls in the class. ठीक है बेटा, ओके। अब सबसे पहले तो एक समझते हैं बात कि भाई सर ने बोला भाई दो चीजें सेटिस्फाई होनी चाहिए, क्या वो हो रही है? क्या हमारे पास यहाँ एक मिक्सचर है? बिल्कुल है। मिक्सचर क्या है हमारा? क्लास। किसका मिक्सचर है? बॉयज और गर्ल्स का। बॉयज और गर्ल्स का मिक्सचर हमारी क्लास है। तो दो कंपोनेंट्स का मिक्सचर एक मिक्सचर दे रखा है। दूसरी कंडीशन की तीनों के लिए कॉमन क्वांटिटी पता होनी चाहिए। यहाँ पे क्या पता है हमें? एवरेज मार्क्स। एवरेज मार्क्स बॉय के भी पता है, गर्ल के भी पता है और क्लास के भी पता है। तीनों के लिए कॉमन क्वांटिटी पता है ना, वो कॉमन क्वांटिटी का नाम क्या है? एवरेज मार्क्स। तो दोनों बातें आपकी दोनों बातों पे टिक हो गया, मतलब एलिगेशन लगाना है। पूछा क्या है? रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज टू गर्ल्स, यानी इसका और इसका रेशियो पूछा है, दोनों कंपोनेंट्स का रेशियो पूछा है। यही तो एलिगेशन निकालता है कि दोनों का रेशियो क्या है। ठीक है, तो कोई इक्वेशन नहीं बनाऊंगा, देखो जो तुम्हें सिखा वो करो। यहां से एरो बनाओगे क्लॉकवाइज, ठीक है। राइट द क्वांटिटीज। क्लास का एवरेज स्कोर कितना है? 56, यहां लिख लिया। बॉयज का एवरेज स्कोर कितना है? देखो 52, यहां लिख लिया। गर्ल्स का कितना है बेटा? 58, वो यहां लिख लिया। ठीक है, अब क्या करना था? जिस डायरेक्शन में एरो है उसी डायरेक्शन में माइनस करना है। 56 माइनस 58 किसके नीचे लिखना है? इसके नीचे लिखना है। ठीक है, इस 2 52 माइनस 56 इसके नीचे लिखना है, राइट। ये कितना है बेटा? -2। ये कितना है? -4। माइनस माइनस कैंसल, दो कैंसल, क्या बचा? 1:2। आंसर आ गया आपका 1:2। व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन द क्लास? 1:2, यानी हर एक बॉय के मुकाबले 2 गर्ल्स है। सी हाउ सिंपल इट इज। कोई इक्वेशन नहीं, कुछ नहीं। तो ये सब भी रामायण इतनी लंबी इसलिए पढ़ रही क्योंकि पहली बार सीख रहे। अगर तुम्हें ये पता पड़ गया मिक्सचर है, 3 चीजें दे रखी है, फट सॉल्व किया 20 सेकंड में तो आंसर आ गया। करना क्या है? यहाँ नंबर लिखना है, यहाँ नंबर लिखना है, इस डायरेक्शन में सबट्रैक्ट करना है, रेशियो आ गया। समझ गए बात को?
ओके, लेट अस सी अनदर एग्जांपल। ऐसा नहीं इसके बिना सॉल्व नहीं कर सकते हैं, इक्वेशन बना के कर लो, ठीक है। बट ऑलवेज रिमेंबर, जो मैंने फर्स्ट क्लास में बोला था, आपका टारगेट क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं है, उसको 1 मिनट में करना है, ठीक है। तुम क्वेश्चन सॉल्व करके खुश हो जाओगे, उससे फायदा नहीं होने वाला। तुमने जितने में ये क्वेश्चन सॉल्व किया उतने में दूसरे ने अगर एक क्वेश्चन और सॉल्व कर लिया तो तुम पीछे हो गए, ठीक है। खुश होने से कुछ नहीं होगा कि हमने तो बहुत ढंग से सॉल्व कर लिया, ऑलराइट। इसलिए ये टेक्निक सीखनी बहुत जरूरी है। लेट अस सी वन मोर क्वेश्चन। क्वेश्चन बोल रहा है अ डीलर mixes tea costing rupees 6.92 per kg with tea costing, बेटा कॉस्टिंग मतलब कॉस्ट प्राइस, ठीक है, रुपीज 7.77 पर केजी एंड सेल्स द मिक्सचर। सेल्स मतलब क्या देगा अब हमें, सीपी देगा कि एसपी देगा, एसपी देगा। सेल्स द मिक्सचर एट रुपीज 8.80 पर केजी एंड earns a profit of 17.5% on his sales price। sales price मतलब SP। in what proportion मतलब वही रेशियो, in what ratio does he mix them them मतलब दोनों चाय की जो वैरायटी है, ये क्वेश्चन बोल रहा है, एग्जाम में आया भी हुआ है, बहुत ध्यान से समझना है। पढ़ लो एक बार ध्यान से। डीलर मिक्सेस टी कॉस्टिंग रुपीज 6.92 पर केजी विद अनदर टी कॉस्टिंग रुपीज 7.77 पर केजी एंड सेल्स द मिक्सचर एट रुपीज 8.8 पर केजी एंड अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ 17.5% ऑन सेल्स प्राइस। इन व्हाट प्रोपोर्शन डज ही मिक्स देम? तो बेटा ये सब पढ़ने के बाद ये बात तो पता पड़ जानी चाहिए पक्का कि भाई क्वेश्चन एलिगेशन से करना है, क्योंकि दो चीजों को मिला के तीसरी चीज बना रहा है और हमसे पूछ रहा है कि किस रेशियो में मिला है, तो एलिगेशन का सवाल है। तो लिख लेते हैं, ये हमारा मिक्सचर हो गया M, ये हमारी चाय की पहली वैरायटी हो गई, ये हमारी चाय की दूसरी वैरायटी हो गई, ठीक है। चाय की पहली वैरायटी की कॉस्ट प्राइस कितनी है बेटा? 6.92, ये 6.92 है। क्या है ये? CP है, पर केजी, ठीक है। सारे पर केजी, हमें तो कॉमन क्वांटिटी चाहिए, सबके लिए पर केजी अगर CP पता है तो वो हमारी कॉमन क्वांटिटी हो गई। दूसरी वाली की भी पर केजी है 7.77, वो भी CP है। लेकिन मिक्सचर की CP नहीं पता, क्या पता है? SP पता है, कितनी है? 8.8। तो अगर तुमने इसको 8.8 लिख के और एलिगेशन लगा के सॉल्व कर दिया तो गलत हो जाएगा। कारण यहां पे क्या है? CP, यहां पे क्या है? SP, कॉमन क्वांटिटी नहीं। कॉमन क्वांटिटी बनाने के लिए इस SP को किस में बदलना पड़ेगा बेटा? CP में बदलना पड़ेगा, तब जाके हम सॉल्व कर सकते हैं। उसके लिए उसने प्रॉफिट दे रखा है, तो लोअर क्लासेस में प्रॉफिट लॉस वगैरह सब पढ़ रखा है, ठीक है। थोड़ा सा रिवीजन होगा अभी उसका। अगर मेरे को किसी चीज पे प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, तो प्रॉफिट उसने एक बात और बोली, प्रॉफिट किस पे हो रहा है? हमें सेल्स प्राइस पे हो रहा है। अगर तुम्हें याद हो, प्रॉफिट हमेशा कॉस्ट प्राइस पे होता है, प्रॉफिट का कैलकुलेशन हमेशा कॉस्ट प्राइस पे होता है। जैसे 100 रुपए की चीज है 120 में बेची तो 20% प्रॉफिट हुआ, क्योंकि वो 100 पे कैलकुलेट होता है। लेकिन यहां पे किस पे कैलकुलेट करना है? SP पे कैलकुलेट करना है, CP पे नहीं करना है। उसने बोला हुआ इसलिए, वरना हम CP पे ही करेंगे। तो अभी ध्यान से देखो, क्या मैं प्रॉफिट को ऐसा बोल सकता हूं कि भाई जितने में बेचा माइनस जितने में खरीदा अपॉन जितने में बेचा इंटू 100, ये प्रॉफिट परसेंट होगा कि नहीं होगा? जरा ध्यान से देख के बताओ। 100 की चीज 120 में बेची, 120 माइनस 20, ये तो प्रॉफिट हुआ। 120 माइनस 100, ये तो प्रॉफिट हुआ। नॉर्मली डिवाइड किससे करेंगे? CP से। लेकिन उसने क्या बोला है कि किससे डिवाइड करना है भाई? SP से करना है, तो फिर SP से करना है। नहीं बोलता तो CP से ही करते। तो ये प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला हो गया कि नहीं? परसेंट मतलब जितना चेंज है अपॉन इनिशियल वैल्यू इंटू 100, यही परसेंट होता है, ठीक है। कितना दे रखा है हमें प्रॉफिट परसेंट बेटा? 17.5%। वैल्यू लगाते हैं, 17.5% का मतलब कितना हो गया? 17 2 34, 34 प्लस 1 35 अपॉन 2। परसेंट का मतलब कितना होता है? 100 होता है। अच्छा, यहाँ परसेंट ही लिखा है, सॉरी, तो 35 अपॉन 2 हो गया। मैंने ऑलरेडी यहाँ 100 लगा रखा है ना, तो फिर यहाँ डायरेक्ट परसेंट लिखना है, तो 35/2 हो गया बराबर SP। SP कितनी दे रखी है देखो जरा, 8.8। वैल्यू डालो 8.8,
सीपी हमें नहीं पता, अपॉन एसपी 8.8 इंटू कितना 100। ठीक है क्या? इक्वेशन क्लियर है? अगर इक्वेशन क्लियर है बस अब सॉल्व कर लो। तो कैलकुलेटर को काम पे लगाओ, सीपी की वैल्यू निकालो। ठीक है, कर लो फटाफट। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इधर, ये हो जाएगा 35/2 इंटू 8.8 डिवाइडेड बाय 100, ये 100 भी इधर आ गया, बराबर 8.8 माइनस सीपी। तो यहां से सीपी बराबर कितना आएगा मेरा, सीपी इधर और ये सब उधर। तो पहले तो आप इसको कैलकुलेट कर लो कैलकुलेटर पे, भाई कितना आ रहा है ये कैलकुलेटर पे निकाल के देख लो एक बार कितना आ रहा है। ठीक है, तो ये पूरा कैलकुलेट करो जरा ढंग से और सीपी की वैल्यू निकाल के बताओ मेरे को कितनी आ रही है। बोलो बेटा कितनी? कैलकुलेट कर लिया? आंसर आना चाहिए 7.26। ध्यान से चेक कर लेना। इसको कैलकुलेटर पे निकालो, जो भी आ रहा है वो यहां लिखो, और फिर सीपी कितना होगा 8.8 माइनस ये जो भी कितना आएगा आंसर 7.26। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, ये जो 8.8 है इसको तो यहां से हटा दो और यहां क्या लिखो 7.26। क्यों लिखे सर? क्योंकि हमें यहां सीपी चाहिए। अगर यहां सीपी नहीं होगी तो ये तीनों क्वांटिटीज कॉमन नहीं होंगी। ये दोनों तो ऑलरेडी सीपी थी, इसको सीपी में बदला। कैसे बदला? प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला लगाया। समझ आई बात? खाली ये एडिशनल चीज है और ये करनी पड़ेगी क्योंकि उसने घुमा दिया क्वेश्चन। आई बात समझ में? बस इसके अलावा कोई मुश्किल इस क्वेश्चन में नहीं। डन? वो भी कैलकुलेशन मुश्किल नहीं है बिकॉज यू हैव कैलकुलेटर, सो डोंट सी दैट क्वेश्चन टू बी डिफिकल्ट। इजी, उतना कैलकुलेट करा, यहां रखा। अब तो भाई क्या करना है हमें पता है ना, अब तो घड़ी की सुइयां बनानी है, राइट, और सब्ट्रैक्ट करना है। तो दिस माइनस दिस करो, कितना है बेटा यहाँ 7.26 माइनस 7.77 इज 2, 6.92 माइनस 7.26। ठीक है, यहां तक फिर से कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करो। ये माइनस 0.51 हुआ और ये माइनस 0.34 हुआ। चेक करो सही है क्या? ठीक है, अच्छा माइनस से माइनस कैंसिल कर सकता हूं, उसके बाद पॉइंट से पॉइंट भी कैंसिल कर सकता हूं। क्या बचा बेटा 51:34, ये बचा। इन दोनों में कोई कॉमन फैक्टर है? बिल्कुल है, 17। 17 की टेबल में दोनों आते हैं। 17 तिया 51, 17 दुई 34। क्या आंसर आया 3:2। किस प्रोपोर्शन में इसने मिक्स किया दोनों को? 3:2 में मिक्स करा। ये मेरा आंसर होगा। ठीक है, तो बहुत ध्यान से क्वेश्चन को समझना है। अगर आपने इसी को सीपी लेके सॉल्व कर दिया, किसको 8.8 को, तो गलत हो जाएगा क्योंकि उसने साफ लिख रखा है वो एसपी। हाँ, अगर ये सीपी होती तो फिर कुछ करने की जरूरत नहीं थी, फिर तो डायरेक्ट एलिगेशन 8.8 पे लगा देता और सॉल्व कर देता, फिर मुझे कुछ और करने की जरूरत नहीं थी। क्लियर हो गया? पक्का? ओके, ठीक है बेटा। सो दैट कंप्लीट्स द पोर्शन ऑफ रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ओके, इस पे मैंने कुछ 3 क्वेश्चंस आपको दिए हैं, ट्राई करना इसको। दिस इज योर होमवर्क फॉर टुडे। ओके, ऑफ कोर्स अदर देन दिस रेशियो एंड प्रोपोर्शन की जो एक्सरसाइज हमारे मॉड्यूल में है वो आपको ट्राई करनी है। उसमें मैं ऑल टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस अब डिस्कस कर चुका हूं। ठीक है, सो प्लीज ट्राई दैट एक्सरसाइज एंड ट्राई दीज 3 क्वेश्चंस। नेक्स्ट टर्न पे फिर इसका सॉल्यूशन देखेंगे। ओके।